भाई वेक्टर स्पेस सेकेंड लेक्चर। नॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस। अब ये इसको ओरिजिन से डिफरेंस नॉर्म को कैसे लिखेंगे? यू डॉट यू, और यू डॉट यू को खोलते कैसे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अगर डिस्टेंस जीरो है इसका मतलब यू भी क्या होगा? जीरो। अगर यू जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो होगी। ये जो डिस्टेंस होती है तो वो जीरो के बराबर होगी, जीरो से बड़ी होगी। हम इस ओरिजिन से डिस्टेंस को अंडर रूट ए स्क्वायर वी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आता है यू वेक्टर से। आर स्क्वायर का वेक्टर स्पेस है तो ए बी की फॉर्म में आएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। मतलब ए डॉट बी लिखा जाए, ए डॉट बी लिखा जाए तो इसको लिखा ऐसे ही जाएगा स्क्वायर्स की फॉर्म में। अगर यू वन है मतलब कि तो इसका मतलब वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। अगर वन के बराबर नहीं है तो उसको को यू वन के बराबर बनाना पड़ेगा। वन के बराबर बनाएंगे ऐसे मॉड्यूलस लेके, ऊपर भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। हर नीचे इसका मॉड्यूलस आएगा, जैसे वन है ये यू वेक्टर दे रखा है तो मॉड्यूलस ऑफ वी निकालूँ मैं, वन आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लेना जो भी है। अब वन टू है, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है? रूट फाइव। तो उसको कैसे लिख सकते हैं अपन? वन अपॉन रूट फाइव वन टू के फॉर्म में। ये क्या आ गया? आपके यूनिट वेक्टर्स आ गए। वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे भी वन आए। इक्वलिटी है कॉशी सच इक्वलिटी। और देखो एक जनरल कॉन्सेप्ट ये समझो कि कोई भी चीज़ है जिसको अपन सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, तो सेपरेशन के बाद वो स्वतंत्र हो जाएगा, और स्वतंत्र में ही ज़्यादा पावर है। ठीक है, अदरवाइज आश्रित रहेगा तो कोई पावर नहीं है। कंबाइन अगर कोई कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, इसका मतलब है आश्रित मतलब डिपेंडेंट है। तो देख लो यू एंड वी कंबाइन फॉर्म में है यू एंड वी, तो ये आश्रित है, ये छोटा ही होगा हमेशा। तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र सेपरेट सेपरेट हमेशा बड़े हो जाते हैं। तो ये डिस्टेंस यू एंड वी का हम डॉट प्रोडक्ट करें फिर उसकी डिस्टेंस निकालें, वो हमेशा छोटी होगी। जब हम उन दोनों की सेपरेट डिस्टेंस निकालें और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह अगर दोनों की डिस्टेंस को आपस में ऐड कर दें तो वो एडिशन भी यू एंड वी के एडिशन की डिस्टेंस से बड़ा ही होगा। उसको मतलब मिनी स्कोप प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉशी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। प्रोडक्ट कॉशी मतलब प्रोडक्ट, एंड यू एंड वी शुड बी बिलोंग टू आर स्पेस। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर यू कॉस थीटा, ये होता है ना प्रोजेक्शन। तो कॉस की वैल्यू लेस देन वन होती है, इसलिए प्रॉपर्टी बिल्कुल सही फिट होती है बिल्कुल। ठीक है, अगर यू एंड बी आपस में जीरो जाते हैं तो इसका मतलब है यू एंड बी वेक्टर क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। से यू यहाँ पे ये है, बी है। अगर मुझे यू माइनस वी की डिस्टेंस का डिफरेंस निकालना है तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी सब्सट्रैक्ट होंगे, उनका स्क्वायर करो फिर एडिशन कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोजेक्शन निकालना है मेरे को यू का वी पे। भाई सीधी सी बात है कि जिसका भी प्रोजेक्शन निकालना है, जिस जिस पर निकालना है, जिस पर निकालना है उसका तो मॉड्यूलस आएगा, यानी कि वी अपन नॉर्मल वी। ठीक है, वी अपन नॉर्मल वी, और बाकी के डॉट प्रोडक्ट करो, बस डॉट प्रोडक्ट इज अ प्रोजेक्शन इटसेल्फ। ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यू डॉट वी और वी यहाँ पे और प्रोजेक्शन नीचे, मतलब डिस्टेंस वी डॉट वी। तो दिस रिप्रेजेंट अ प्रोजेक्शन ऑफ यू ओवर वी। ठीक है, अगर वी ओवर यू निकालना होता तो यू का मॉड्यूलस लेते हैं यहाँ पे। जिसमें प्रोजेक्शन है वो नीचे आएगा और उसी का डायरेक्शन उसी के साथ आएगा। ये वी रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, वेक्टर तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है ना। इस तरह से अगर लिखा जा रहा है इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पी बराबर क्यू हो, लिख के तो दूसरे के कॉलम के बराबर हो, इनर प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। ट्रांसपोज तो जानते हैं, उसको भी राइट टू लेफ्ट ओपन करते हैं, बी ट्रांसपोज है ना ए ट्रांसपोज। स्केलर मैट्रिक्स वो होगी सारे डायगोनल एलिमेंट में ए आ जाए, बाकी सब जीरो। इन्वर्टिबल टू क्रॉस टू ऑर्डर की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे? वन अपॉन मॉड डिटरमिनेंट नीचे आ जाता है। डायगोनल एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो और बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, ओके। तो ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल, अपर ट्रायंगुलर तो अपर ट्रायंगुलर है बाकी जीरो, लोअर ट्रायंगुलर मतलब लोअर ट्रायंगुलर एग्जिस्ट करता है बाकी का जीरो।
सिमेट्रिकल जानते ही हो, इसको सिमेट्रिकल बताइए। इवन ऑर्डर का इसको सिमेट्रिकल मैट्रिक्स से तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ऑड ऑर्डर का 0 होगा, डायगोनल एंट्री 0 होती है, इसलिए इसका ट्रेस कभी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 0 0 का ट्रेस 1 कैसे होगा, वैल्यू इसकी 1 नहीं होगी। मैट्रिक की जो आइगन वैल्यूज हो तो 0 होती है, या कोई इमेजिनरी नंबर हो। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है कि जब कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम करवा रहे हैं उसके ही ट्रांसफॉर्म के स्केलर्स से, तो वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, मतलब बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यूनिट वेक्टर्स, मतलब जहाँ से हमने सब कुछ शुरू किया था हमें यूनिट वेक्टर्स ही दे दे बिल्कुल, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज है, मतलब ए ट्रांसपोज का मतलब होता है कि ए को 90 डिग्री रोटेट करने पे, यानी कि आई को जे में कन्वर्ट करने पे, जे में को आई में कन्वर्ट करने पे, 90 डिग्री रोटेट करने पे हमें ए का इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलता ए और ए के ट्रांसपोज को करने पे, तो हमें वो मैट्रिक्स कैसा होगा, नॉर्मल। ऑर्थो नॉर्मल एक होता है जिसके डिस्टेंस निकालिए ना, जैसे ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स बेसिकली होता है आई जे के मान को चलो जिनके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, और जिनके अलावा किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट के चाहे तो 0 हो जाए, और जिनका खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट की चाहे तो 1 हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ठीक है, जिस सेट में वेक्टर्स रहते हैं वो सेट भी ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है, जिसमें बताया था कि आई जे वाला ऑर्थोनॉर्मल। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि ये कि अगर कोई सेट ऑर्थोगोनल है तो उसकी रोज भी ऑर्थोगोनल नॉर्मल सेट होगी, और उसका कॉलम भी ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। नॉर्मल मैट्रिक्स वही है कि ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन रोज ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा और कॉलम भी ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। नॉर्मल मैट्रिक्स वो है जहाँ ए का ट्रांसपोज बराबर तो होते हैं लेकिन इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं होता। समझ आ गया। फिर यहाँ पे इफ़ सारे सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिकल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तीनों टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होंगे, नॉर्मल मैट्रिक्स। समझ आ गया। ऑलवेज अगर इसके अलावा कुछ और दे रखा है तो आप चेक करके निकाल सकते हैं, फिर अगर ये कंडीशन फॉलो कर जाएगी तो नॉर्मल मैट्रिक्स हो जाएगा। इट्स ऑलवेज सिमेट्रिकल, स्क्यू सिमेट्रिकल, ऑर्थोगोनल इज ऑलवेज नॉर्मल। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ये होती है सारी हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी मैट्रिक्स is like orthogonal in complex system, normal is normal। यूनिटरी मैट्रिक्स वही है, ऑर्थोगोनल है बट ऑर्थोगोनल इन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेसिकली कॉन्जुगेट क्या होता है, हर्मिशियन ऊपर लगा दी, तो हर्मिशियन मतलब ये कि कोई भी मैट्रिक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में दे रखी है, सबसे पहले उसको कॉन्जुगेट करो। कॉन्जुगेट यानी का मतलब है कि जो आइटा वाली टर्म्स है इमेजनरी पार्ट उनको माइनस कर दो और उसका कर दो ट्रांसपोज, वो हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो वो हर्मिशियन है। इसकी सिमेट्रिक में आगे माइनस आ जाएगा, नॉर्मल ये है ही। अब इसमें पहली कंडीशन देखो, हर्मिशियन मैट्रिक्स में कहता है जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे रियल होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में ये कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं सारे के सारे क्या होंगे, रियल हर्मिशियन के अंदर, और स्क्यू हर्मिशियन में सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, इमेजिनरी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो ऑफ एलिमेंट है, जैसे कि ए आई जे एलिमेंट है तो जे आई ए में उसके इमेजिनरी का डिफरेंट साइन होगा। ठीक है, इस इमेजनरी में सिर्फ इमेजनरी में परिवर्तन आएगा, जबकि स्क्यू हर्मिशियन में क्या होता है कि जितने भी रियल टर्म्स है उनमें प्लस की जगह माइनस कर दो ऑफ डायगोनल में, बाकी तो सेम रहता है, बीच वाला क्या होगा, इमेजिनरी। ठीक है,
बेसिकली हर्मिशियन में क्या किया है कि डायगोनल एलिमेंट सबसे पहले क्या होते हैं, रियल नंबर्स। इसके हर्मिशियन में डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर्स। दूसरी चीज़, हर्मिशियन के अंदर जो आपका इमेजिनरी एलिमेंट है वो अपोजिट साइन के साथ आएगा, रियल नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या करना है कि रियल नंबर्स एज इट इज़ रहेंगे, सॉरी इमेजिनरी नंबर्स एज इट इज़ रहेंगे, जबकि रियल नंबर में छेड़छाड़ करनी है, प्लस की जगह माइनस कर दो। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखो भाई, अब मुझे पता है कि लीनियर B1 को हम इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, तो जिस भी वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं इसका मतलब है कि वो वेक्टर आप क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब वो क्या है, आश्रित और स्वतंत्र चरों की फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब ये सब क्या है, एलाइज फॉर्मूला बेसिस है पूरा A1 A2 ये और बेसिस पूरा सेट जनरेट कर रहा है इन वेक्टर्स के साथ मिलके, ठीक है। सारे वी आई से यहाँ पे जीरो हो जाते हैं, मतलब कोई डिपेंडेंट वेरिएबल बचता ही नहीं, तो ये सिस्टम कैसा हो जाता, होमोजीनियस पे कोई आश्रित है ही नहीं, सब स्वतंत्र है। होमोजीनियस सिस्टम हो गया, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है ही वो जिसमें आश्रित है, तो बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, समझ आया। अब ये जनरल सॉल्यूशन भी तीन टाइप का हुआ है कि यूनिक तो कंसिस्टेंट होता है या इनकन्सिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज इनकन्सिस्टेंट तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है, ठीक है, जब नंबर ऑफ एलाइज इक्वल टू नंबर ऑफ डायमेंशंस, मीन्स डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, समझ आ गया। लेकिन जब हम ज़रूर नहीं, फाइनाइट सॉल्यूशन तब होता है जब लास्ट रो आप रो इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करो और लास्ट रो ज़ीरो बन जाए तुम्हारी दोनों साइड ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में जीरो होंगे, मतलब एक एल डी आ रहा है, अगर एक भी एल लीनियरली डिपेंडेंट सेट आ गया तो वो टर्म इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगी। मतलब अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वहाँ पे जो वेक्टर्स है वो तो ज़ीरो है ही नहीं ना, और जितने भी स्केलर्स हैं वो सारे ज़ीरो है। स्केलर्स मतलब लास्ट रो ज़ीरो हो गया, इसका मतलब स्केलर्स ज़ीरो हो गए ना सारे, वेक्टर्स तो ज़ीरो नहीं है, तो वेक्टर को हम जो चाहे वो वैल्यू देते आएगा तो ज़ीरो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। इनकन्सिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपके जो स्केलर्स है वो तो ज़ीरो नहीं आ रहा, ठीक है, स्केलर में एक एलिमेंट बच रहा है, लेकिन जो आपका स्वतंत्र चर है जो बी आई है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, समझ रहे हो। मतलब बी आई अगर नॉट इक्वल, मतलब जैसे ये है, अब ये तो ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे 5 आ जाए, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन तो आ रहा है मेरा, कॉम्बिनेशन में एक वेक्टर है, लेकिन जितने भी वेक्टर्स है वो सब ज़ीरो है, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो जैसे एक सॉल्यूशन है डीजनरेट और नॉन डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब है कि अब आगे कुछ जनरेट होगा ही नहीं उसमें, और आगे जनरेट नहीं होगा इसका मतलब है कि जितने भी एल आईज है वो सारे क्या हो जाए, ज़ीरो। जब कोई स्केलर्स ही नहीं है मेरे पास तो जनरेट किससे करूँ, ठीक है, तो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, कोफिशिएंट बराबर बी है तो बी पड़ा है मुझे उससे क्या, तो ये एक सॉल्यूशन जो है डीजनरेट हो गया। नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर एक भी कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हो गया तो मेरे पास एक से भी, एक बूंद से भी पूरा सागर बन जाएगा, समझ रहे हो, तो उसी को बोलते हैं नॉन डीजनरेट। क्या बी बराबर ज़ीरो हो गया तो होमोजीनियस है, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो नॉन होमोजीनियस है। अगर बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और जितने भी कॉफिशिएंट है वो सारे ज़ीरो हो गए, ऑल ए आई ज़ीरो, तो नो सॉल्यूशन होगा। बी ज़ीरो है और सारे ए आई ज़ीरो हो गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, समझ आ गया। नंबर ऑफ टू इक्वेशन टू सिस्टम में अगर देखो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, मतलब जो रेशियोज है आपस में इक्वल नहीं होंगे बिल्कुल भी। और अगर रेशियोज आपस में इक्वल है
सारे रेशियोज आपस में इक्वल आ गए, तो ये क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन ओवरलैपिंग है ये। और अगर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो पैरेलल लाइन्स है, क्या सॉल्यूशन होगा आपस में, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, A1 B1 A2 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। अब यहाँ पे है एलिमिनेशन फॉर्म, जानते हो एचेलॉन फॉर्म में ये कि आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ज़ीरो बनाते जाओ, ठीक है। जो भी डायगोनल एंट्रीज आएगी वो सब क्या होगा, मतलब डायगोनल की जो नीचे वाली एंट्रीज है वो ज़ीरो जानी चाहिए, ठीक है। अब डायगोनल क्या होगा, पाइवट एलिमेंट, जनरली नंबर ऑफ कॉलम स्पेस इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवट इक्वेशन होता है वैसे, ठीक है। अब रो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म क्या होती है, इसमें जो ये पाइवट एलिमेंट है वन ही बनना चाहिए, और इसके अलावा जो सारे एलिमेंट है आगे पीछे ऊपर नीचे सब ज़ीरो बनेगा, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज में वन होना चाहिए, तो वो रो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म है, ठीक है। और रो इचेलॉन फॉर्म में जो कॉलम ज़ीरो हो जाता है बेसिकली, मतलब जिस कॉलम के अंदर हमें कोई भी पाइवट एलिमेंट नहीं मिल रहा है, कॉलम मतलब जिस रो में हमें कोई भी पाइवट एलिमेंट नहीं मिल रहा है, उस वो क्या बन जाता है हमारा नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, एंड नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इक्वल टू नलिटी। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल बराबर क्या है, नलिटी। और अगर उन्हीं वेरिएबल्स में नंबर ऑफ वेरिएबल्स को फिर से जनरेट किया जाए तो वो पूरा स्पेस जनरेट कर सकते हैं कुछ और एलिमेंट ऐड करके। फर्स्ट पाइवट एलिमेंट वन होना चाहिए, और उसके बाद जो कॉलम में नॉन ज़ीरो जितनी भी एंट्रीज होगी, नॉन ज़ीरो एंट्रीज वो पाइवट ही होगा, उसके अलावा सब ज़ीरो होगा। क्या होती है RREF, नॉन ज़ीरो इक्वल टू रैंक। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन को इससे लिखा जाता है जैसे x1 है, ये पूरा एक वेक्टर है, बेसिस ये सब बेसिस ही तो है, इस तरीके से इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस के फॉर्म में लिख रहे हैं, स्केलर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। x1 x2 x3 आउटपुट थे मेरे, ठीक है। अब आउटपुट को मैंने x1 x2 x3 इनपुट थे, और इनपुट को ट्रांसफॉर्म किया मैंने स्केलर्स से, तो हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इस फॉर्म में लिखते हैं xu1 yu2 zu3, ये पूरा वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर जो हमें चाहिए आउटपुट, ये आउटपुट है। xyz इनपुट थे जो मैंने डाले, u1 u2 u3 स्केलर्स थे, और जो मुझे मिल रहा है वो आउटपुट वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर कौन है, xyz वेक्टर है, ये आउटपुट है, मुझे पता है u1 u2 u3 है, तो इन स्केलर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में xyz को लिख दिया, और इसको कॉलम स्पेस में लिखना 1 2 3 कॉलम स्पेस, ठीक है, तब जाकर ये बनेगा होमोजेनियस सिस्टम में। तो यूनिक सॉल्यूशन 0 0 0 होगा, ठीक है। ये x बराबर 0 होता है क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम में जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, बेसिकली नल वेक्टर, वही होमोजेनियस है, कुछ बच्चा ही नहीं। रो इचेलॉन फॉर्म बनाते हो और जहाँ पे पाइवट नहीं मिल रहा वो फ्री वेरिएबल होते हैं, x1 x2 x4 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ असाइन कर देंगे इनको, कि x1 को 1 दे दिया या x2 को कुछ और दे दिया, इस तरह की वैल्यूज़ इनको असाइन कर देते हैं अपन। 3 वेक्टर है तो फिर से पूरा ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। तो जो बेसिस होता है वो बेसिकली डायमेंशन ऑफ जनरल सिस्टम, मतलब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। खाओ सिस्टम में मुझे बेसिस निकालना है तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कर सो स्मॉलेस्ट सेट है जिससे हम पूरा सिस्टम जनरेट कर दें। अब यहाँ पे मेरे को पाइवट एलिमेंट मिल गए, ठीक है, और जो मेरा बच रहा है 1 2 3, तो ये सब क्या है, फ्री वेरिएबल्स। तो फ्री वेरिएबल्स इक्वल टू डायमेंशन, दिस दिया हुआ डायमेंशन दी तो डायमेंशन निकल जाएगी। REF बनने से पहले कोई रो ज़ीरो हो गई तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होते नहीं कि जिनका डिटर्मिनेंट आसानी से निकाल सके, तो इसीलिए हमको रो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए। और अगर उस बनने से पहले कोई ज़ीरो हो रही है टर्म, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन्वर्स तो तब एग्जिस्ट करे जब पूर्ण हो, पूर्ण मतलब डिटर्मिनेंट
नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। रियल फॉर्म में यूनिक सॉल्यूशन है तो नॉट इक्वल टू 2 आ जाता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो दोनों बराबर आएंगे क्योंकि दोनों को 0 बनाना है। और अगर मुझे बनाना तो ये तो 2 हो सकता है, इसको तो 0 बना लो आप। मतलब ये क्या है, स्केलर्स तो 0 हो सकते हैं लेकिन वेक्टर में ये टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये नो सॉल्यूशन की तरफ। अगर एक इक्वल हो रहा है एक नॉट इक्वल हो रहा है तो बेसिकली वो नो सॉल्यूशन नहीं होगा। टाइप ऑफ वेक्टर स्पेस है PT बराबर ये है पॉलिनोमियल, डिग्री PT लेस देन m। ये सब वेक्टर स्पेस है ऑलरेडी। अगर क्वेश्चन में पूछ ले स्पेस है या नहीं तो ये है। करना कि सब स्पेस है या नहीं तो 2 एलिमेंट चेक कर लो कि कोई भी वेक्टर स्पेस एक तो ऐसा नहीं होता इसके अंदर 0 एलिमेंट नहीं हो, 0 सब में होता है। ठीक है, तो 0 जिसके अंदर नहीं है वो तो सब स्पेस हो गई नहीं। 0 एलिमेंट चेक कर लो सबसे पहले, नल स्पेस तो होता ही होता है सब में। दूसरा, उसको एक वेक्टर को हम दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर स्पेस हो जाएगा। स्केलर अल्फा v1 स्क्वायर टू v2, उसको ऐड करने पे भी वही एलिमेंट उसी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट आ जाए तो वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ये फिर हम समझ तो नहीं पर क्या देख लेते हैं कि अगर A एंड B नो कैनोनिकल मैट्रिक्स है देन A B हैव सेम रोज। A और B मैट्रिक्स के अंदर सेम रोज तब होंगी जब दे हैव सेम नॉन ज़ीरो रोज। जो नॉन ज़ीरो रोज है वो भी सेम होनी चाहिए। वो 2 मैट्रिक्स दे दिया, अब मुझे चेक करना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इक्विवेलेंट तब होगी जब मैं उनका रो इचेलॉन फॉर्म निकालूँ दोनों का, और दोनों की जो नॉन ज़ीरो रोज है उनको देख लूँ कि अगर वो सेम है। अगर वो सेम आ गई तो हाँ, वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्विवेलेंट हो सकती है। बेसिस एंड डायमेंशन देख सकते हो कि अगर ये एक सेट है वेक्टर्स का, ये बेसिस इसको कब बोलेंगे, जब वो पूरा सेट एक तो जनरेट कर दे। दूसरी चीज़ ये है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और अगर भी बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस से स्मॉलेस्ट तो सेट होगा पहली बात। और B कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ UIs ऑफ द सेट इज कॉल्ड द बेसिस। यहाँ पे यूनिकली वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड बेसिस है, ये देख लो, ये Rn में है, मैट्रिक्स स्पेस में, पॉलिनोमियल स्पेस में। इस तरह से बेसिस लिखे जाते हैं। बेसिस मतलब कुछ नहीं, नंबर ऑफ स्केलर्स है। डिपेंडेंट हो गया। भाई एल आई है तो डायमेंशन n होगा, और अगर n है तो एल आई होगा। मतलब बेसिस यूनिकली रिप्रेजेंट किया जाता है तो एल आई है। भी बेसिस डायमेंशन से छोटा हो जाएगा तो सेट जनरेट ही नहीं कर पाएगा वो। लिंक सेट में डायमेंशन से लेस एलिमेंट हो ही नहीं सकते। जनरेट अगर करना है तो n-r एलिमेंट करके फिर से बेसिस जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी सब स्पेस की डायमेंशन 0 हो जाती है तो इसका मतलब जहाँ खड़े हो वहीं खड़े हो, कुछ चल ही नहीं। डायमेंशन 1 हो जाती है, इसका मतलब कि कहाँ पे मैप हो रहा है वो, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन y इक्वल टू mx। और अगर डायमेंशन 2 है इसका मतलब है कि प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। डायमेंशन 2 होती है तो प्लेन है, लाइन नहीं है। डायमेंशन 3 है तो आर क्यूब स्पेस ही बन जाएगा पूरा। डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस बराबर रैंक। ए सिमिलर टू एंड रो इचेलॉन फॉर्म बना दी। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज पाइवट होता है, और जो नॉन पाइवट है उनको क्या बोलेंगे, फ्री वेरिएबल। और जो फ्री वेरिएबल है उनको वही क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल कितने हो गए, n, रैंक कितनी है, r, तो डायमेंशन क्या होगी, n-r। तो वही होता है यूनियन सम, वही है डायमेंशन ऑफ u प्लस v और डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन u इंटरसेक्शन w। सम वो होता है जब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। एलिमेंट मतलब कोई भी वेक्टर कॉमन ना हो। 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट सम के फॉर्म में लिख सकते हो, v को u प्लस v के फॉर्म में। तो और भी अच्छे से ऐसे समझो कि u वेक्टर ये दिया है, w वेक्टर ये दिया है। सो वेक्टर तो सब स्पेस है ये बेसिकली, और कोई एक वेक्टर है a b c है, और उन दोनों को इन दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या जाएगा कि इनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट सम है ये। कोऑर्डिनेट्स वेक्टर्स को ही बोलते हैं।
ठीक है, कि स्केलर्स को हम एक डब्बे में लिख देते हैं, वेक्टर बन जाता है, वही कोऑर्डिनेट साइट में। समझ आ रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको सेपरेट सेपरेट लिख दिया, सेपरेट करके ये रोज़ बना दी मैंने, रोज़ बना दी। सॉल्व कर लेंगे, जितने पाइवट आएंगे वो एल आई है और जो नहीं आते वो एल डी। मतलब ये नंबर ऑफ रोज़ वो रैंक होगी ऑफ एल आई, और अगर रैंक लेस है नंबर ऑफ रोज से तो एल डी है।